हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की सीरीज़ में आज ये 8th लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसे साइक्लिक चेंजेस हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो रहे हैं। किसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? तो फीमेल प्राइमेट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यानी कि मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स में ये साइकिल देखी जा रही है। इसके अलावा प्राइमेट्स के अलावा जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें हमें एक ऐसी ही साइकिल दिखती है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल। अब यहाँ पर टर्म है साइकिल, तो इसको हम साइकिल क्यों बोल रहे हैं? जिस तरह से साइकिल का पहिया होता है ना, व्हील होता है कि जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पर ख़त्म हो रहा है ना। ऐसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक ऐसे इवेंट्स हैं जो हर कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद, रेगुलर डेज के बाद रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम टर्म दे रहे हैं साइकिल। मतलब हर 28 से 29 डेज के बाद ये साइकिल दोबारा से रिपीट होगी और हर साइकिल के मिड में एक ओवम रिलीज होगा। अब होता क्या है, थोड़े से पीछे जाएंगे और बेसिक्स की बात करेंगे। अगर आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखा है तो आपने ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है तो आपने ये डायग्राम तो देखा होगा। अब इस डायग्राम में क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये है यूट्रस, ठीक है। और ये यूट्रस के साइड में दो ट्यूब्स हैं जिनको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। इधर ओवरी है जिसमें ओवम रिलीज हो रहा है और ये नीचे का जो रीजन है इसको हम बोलेंगे सर्विक्स एंड वेजाइना। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो यूट्रस है उसकी आउटरमोस्ट लेयर है पेरीमेट्रियम, अंदर वाली मिडल वाली थिक लेयर है मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली लेयर है एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम के अंदर कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर ओवम रिलीज होता है, ठीक है। ओवम रिलीज हुआ और ओवम की फर्टिलाइजेशन होती है एम्पुला इस्थमस जंक्शन में। अब जब ये एंडोमेट्रियम है ना, ये इस होप में अपने आप को थिक करती रहेगी कि जब ओवम स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा तो उसके बाद इसकी इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम के ऊपर होगी। तो वो बेबी कैरी करने के लिए, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, ये एंडोमेट्रियम अपने आप को थिक करती है। पर जब ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो ये निराश हो जाती है, ये अपने आप को रप्चर कर लेती है। यानी अब एंडोमेट्रियम का क्या काम? तो एंडोमेट्रियम रप्चर होना स्टार्ट होगी और फ्लूइड के फॉर्म में वेजाइना से थ्रू निकलेगी, जिस फ्लूइड को हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, या फिर इसी को हम कॉमन लैंग्वेज में पीरियड्स भी बोल देते हैं। तो ये था थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अब यहाँ पर दो टर्म्स होती हैं, मेनार्के और मेनोपॉज। मेनार्के क्या है? जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, ये पैदा होती बच्ची में नहीं होती है। ये जब एक लड़की थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है, यानी 12-13 साल की हो जाती है, यानी प्यूबर्टी के एज में आ जाती है, तो कुछ हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी उसको हम बोलेंगे मेनार्क। और लेकिन ये लाइफ टाइम भी नहीं चलती है, ये 50 ईयर्स की एज के आसपास रुक जाती है। अगर आप थोड़ा सा oogenesis के बारे में आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर जो फॉलिकल्स डेवलप हुए थे वो फीटल के केस में मिलियंस में हुए थे और जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है वो सिर्फ 60 से 80,000 रह जाते हैं। और हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसे ही फॉलिकल्स डिजनरेट होते रहते हैं। तो 50 ईयर्स के आसपास ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सीज हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि अब बॉडी में फॉलिकल्स बचे ही नहीं हैं। और इसको हम लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलेंगे मेनोपॉज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेनार्के और मेनोपॉज के बीच का जो इंटरवल होगा इसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि एक ऐसा फेज जिसमें एक फीमेल कैपेबल है बच्चा पैदा करने के लिए, ठीक है। अब ये याद रखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ तभी होगी जब बॉडी में प्रेगनेंसी नहीं है, यानी कि ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है। क्योंकि ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है तभी तो एंडोमेट्रियम रप्चर होकर रिलीज हो रही है ना, क्योंकि इम्प्लांटेशन नहीं हो रही तो एंडोमेट्रियम का क्या काम है। तो अगर बॉडी में प्रेगनेंसी होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सस्पेंडेड रहेगी। और सेकंड पॉइंट यहाँ ये याद रखो कि जो लैक्टेशन पीरियड होता है, मतलब कि पार्चुरेशन के बाद जब फीमेल मिल्क प्रोड्यूस करती है तो उस टाइम पर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। तो हमने बोला कि ये 28 डेज़ की साइकिल है और ये 28 डेज़ की साइकिल 4 फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज़ होगा मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड होगा फॉलिकुलर फेज, थर्ड होगा ओव्यूलेशन और फोर्थ फेज़ होगा ल्यूटियल फेज़। इस डायग्राम में, इस ओवरव्यू में लास्ट में आएंगे, एक बार हम पूरे के पूरे 28 दिन का हिसाब लेंगे। तो पहला फेज़ है हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज़। तो देखिए मेंस्ट्रुअल फेज़ में क्या होगा, एक सेकेंड मैं ये डायग्राम यहाँ पर ले लूँ। तो देखिए मेंस्ट्रुअल फेज़ के अंदर क्या होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कितने दिन चल रहा है मेंस्ट्रुअल फेज़, ये चल रहा है 5 दिन। तो पहला जो फेज़ होगा मेंस्ट्रुअल फेज़ वो होगा 5 डेज़ का। इस टाइम पर क्या होगा, एंडोमेट्रियम रप्चर होगी। क्यों रप्चर होगी? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट बिल्कुल डिक्रीज होगा। और आपको पता है कि एंडोमेट्रियम प्रोजेस्टेरोन के ही वजह से मेंटेन रहती है। और प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट क्यों डिक्रीज होगा, इसका रीज़न आपने oogenesis में भी पढ़ा होगा। oogenesis में आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि जब फॉलिकल डेवलप होते हैं
और oocyte सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, तो जो ग्राफियन फॉलिकल है उसकी बची कुची लेयर कॉर्पस ल्यूटियम बना लेती है और ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए। तो जब इम्प्लांटेशन या फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन नहीं हो रही है तो कॉर्पस ल्यूटियम का कोई भी काम नहीं है। कॉर्पस ल्यूटियम का कोई काम नहीं है तो प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा था, तो एंडोमेट्रियम भी रप्चर हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बार इस डायग्राम को देखिए, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम है। देखिए यहाँ पर कुछ इवेंट्स, कुछ चेंजेस यूट्रस के अंदर हो रहे हैं और कुछ चेंजेस ओवरी के अंदर हो रहे हैं, और ये कुछ हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में हो रहे हैं। कुछ हार्मोन्स जो कि ओवरी में रिलीज हो रहे हैं और कुछ हार्मोन्स जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला फेज हमने पढ़ लिया मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 5 दिन तक चल रहा है और इस टाइम पर एंडोमेट्रियम रप्चर हो रही है। क्यों रप्चर हो रही है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट बिल्कुल डिक्रीज है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो सेकेंड फेज देखिए, सेकेंड फेज जो कि 6 से 13 डेज तक चलेगा वो होगा फॉलिकुलर फेज यानी कि प्रोलिफरेटिव फेज। अभी हमने बात की कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ इवेंट्स ओवरी के अंदर चल रहे हैं और कुछ इवेंट्स यूट्रस के अंदर चल रहे हैं। तो ओवरी के अंदर जो फेज चलेगा वो चलेगा फॉलिकुलर फेज, यानी कि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट, जो कि आप oocyte में भी देख कर आए, oogenesis में भी देख कर आए हो। और प्रोलिफरेटिव फेज यानी कि एंडोमेट्रियम जो रप्चर हुई है अब वो अगली साइकिल के लिए दोबारा से बनना स्टार्ट होगी, यानी इसमें एंडोमेट्रियम रीजनरेट कर रही है, यानी इस फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज बोल रहे हैं और ये चल रहा है यूट्रस के अंदर। थोड़ा सा बेसिक्स की बात करेंगे, वैसे हम oogenesis में पढ़ चुके थे, पर देखिए एक्चुअल में फॉलिकुलर फेज होता क्या है। देखो, हमें पता है कि प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं जो कि फीटस के केस में मिलियंस में थे और प्यूबर्टी आते आते तक ये सिर्फ 60,000 से 80,000 रह जाते हैं। अब हर महीने एक प्राइमरी फॉलिकल में डेवलपमेंट होगी। वो डेवलपमेंट कैसे होगी? कुछ हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में। आपको पता है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और इन्फ्लुएंस करवाता है और 2 हार्मोन्स को रिलीज करवाता है, एक है LH और एक है FSH। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH और FSH की कंसंट्रेशन इस फॉलिकुलर फेज में बढ़ती रहेगी, लेकिन LH का अभी कुछ खास रोल नहीं है, आगे आएगा। और FSH का रोल ये है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल ये है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल ये है कि ये फॉलिकल्स को डेवलप करने में हेल्प करें और ये डेवलपिंग फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन रिलीज करें। तो ये कैसे डेवलप करेंगे फॉलिकल्स? ये प्राइमरी oocyte है, इसके बाहर एक लेयर आ जाएगी जिस लेयर को हम बोलेंगे ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर, और ये प्राइमरी oocyte और ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर मिलकर बना देंगे प्राइमरी फॉलिकल। अब FSH का अमाउंट और इंक्रीज होता रहेगा, यानी फॉलिकल्स और ज़्यादा डेवलप करेंगी। कैसे? ये प्राइमरी oocyte के बाहर पहले सिर्फ एक ग्रैनुलोसा सेल की लेयर थी, अब कुछ और ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर आ जाएगी और साथ साथ में एक एडिशनल लेयर आएगी जिसको हम बोलेंगे थीका, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल से जब ये टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा तो ये प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में, और अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाएगी जिस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम बोल रहे हैं एंट्रम, और साथ ही साथ थीका 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे टर्शरी फॉलिकल। अब ये टर्शरी फॉलिकल आगे मैच्योर होकर, यानी FSH का अमाउंट और इंक्रीज होगा और टर्शरी फॉलिकल आगे मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बना लेगी, और ये ग्राफियन फॉलिकल में आगे LH का अमाउंट इंक्रीज होगा, यानी LH सर्ज बोलेंगे जिसको हम, और ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा और रिलीज़ करवाएगा सेकेंडरी oocyte को, यानी ये बोल सकते हैं हम कि ओवम को रिलीज़ करवाएगा, और इस ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट है वो एक येलोइश सा स्ट्रक्चर बना देगा जिसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड फेज जिसको हम बोल रहे हैं फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। चलिए इस डायग्राम के अंदर ये सेकंड फेज भी देखेंगे। तो फर्स्ट फेज में हमने बात की थी कि मेंस्ट्रुअल फेज है जो कि 5 दिन का फेज है, मतलब 3 to 5 डेज का फेज है, और इस टाइम पर एंडोमेट्रियम शेड हो रही है, रप्चर हो रही है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट बिल्कुल लो है। अगला फेज देखिए, अगला फेज है फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज मतलब देखिए ये एंडोमेट्रियम दोबारा बन रही है, और फॉलिकुलर फेज मतलब यूट्रस के अंदर ये फॉलिकल्स दोबारा बन रहे हैं। कैसे? इस टाइम पर कुछ हॉर्मोन्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। देखो, जब तक मेंस्ट्रुअल फेज था ये FSH और LH लो थे। अब क्या होगा सेकेंड फेज में, यानी कि
5th डे से लेके 13 डे तक, फॉलिकुलर फेज तक, ये FSH धीरे धीरे बढ़ेगा। देखिए ये FSH धीरे धीरे बढ़ेगा और इससे फॉलिकल डेवलप होंगे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और लास्टली जब LH का अमाउंट बिल्कुल बढ़ जाएगा यानी कि LH सर्ज हो जाएगा तो ये मैच्योर फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, और रप्चर हो जाएगा तो ये एक ओवम रिलीज करेगा, और इसी फेज को हम बोल रहे हैं ओव्यूलेशन। मतलब कि जो हमारा थर्ड फेज है जो एक ही दिन का है, 13 या फिर 14 डे पर ओवम रिलीज हो रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि 28 डेज की साइकिल है, और मिड में यानी कि 14 या फिर 13 डे पर ओवम रिलीज हो रहा है। किसकी वजह से? LH की सर्च होने की वजह से, LH का अमाउंट बढ़ने की वजह से। तो इस साइकिल में हमने क्या देखा कि फॉलिकुलर फेज के अंदर यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम बन रही है और ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बन रहे हैं। ओवरी के अंदर जब फॉलिकल्स बन रहे हैं वो FSH की इन्फ्लुएंस में बन रहे हैं, और ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं ये बनते बनते साथ में रिलीज करेंगे ईस्ट्रोजन। देखिए जैसे जैसे फॉलिकल बन रहे हैं ईस्ट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, और ईस्ट्रोजन क्या करेगा? इस एंडोमेट्रियम को बनाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। एक बार इस पॉइंट के बारे में हम दोबारा बात करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए हमने बात क्या की है, हमने बात की कि पहला फेज़ है मेंस्ट्रुअल फेज़, यानी 5 दिन का जो फेज़ चल रहा है। इस टाइम पर देखिए सारे हार्मोन्स लो हैं, मतलब कोई भी हार्मोन इस टाइम पर रिलीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। और एंडोमेट्रियम हमें पता है प्रोजेस्टेरोन की प्रेजेंस में मेंटेन रहती है, तो प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट डिक्रीज़ है और इसीलिए एंडोमेट्रियम क्या होगी? रप्चर होना स्टार्ट होगी, यानी कि मेंसेस होंगे, यानी कि पीरियड होगी। सेकेंड फेज़ क्या है? फॉलिकुलर फेज़ या फिर प्रोलिफरेटिव फेज़। फॉलिकुलर फेज़ कहाँ चल रहा है? ओवरी के अंदर, और प्रोलिफरेटिव फेज़ कहाँ चल रहा है? यूट्रस के अंदर, ठीक है। होगा क्या? ओवरी के अंदर ये फॉलिक्यूल्स बनते जाएंगे, फॉलिकल्स बनते जाएंगे, डेवलप होते जाएंगे, यानी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शरी और फिर ग्राफियन फॉलिकल। और ये फॉलिकल किसकी इन्फ्लुएंस पे बन रहे हैं? ये बन रहे हैं FSH की इन्फ्लुएंस में, यानी यहाँ पर FSH का अमाउंट इंक्रीज होता जा रहा है और फॉलिकल डेवलप होते जा रहे हैं, ठीक है। और बनते हुए फॉलिकल रिलीज कर रहे हैं ईस्ट्रोजन को। देखिए जैसे जैसे फॉलिकल बन रहे हैं ईस्ट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, और ईस्ट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज होने की वजह से ये जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस के अंदर ये प्रोलिफरेट होगी, यानी कि बनना स्टार्ट होगी, ठीक है। आई होप आपको सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ होगा, सेकेंड फेज क्लियर हुआ होगा। तो थर्ड फेज़ है हमारे पास ओव्यूलेशन, जो कि 14 डे पर होगा। ओव्यूलेशन के टाइम पर क्या होगा? जो LH है अब तक ये बढ़ रहा था, पर थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेशन इसकी बढ़ रही थी, पर ये कुछ खास काम नहीं कर रहा था। 14 डे के आसपास LH पीक अटेन करेगा, यानी LH सर्ज आएगा, और LH बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर होगा, और इसकी रप्चर होने की वजह से यहाँ पर ओवम यानी कि सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। अब इसके बाद वाला जो फेज़ होगा थर्ड फेज़ वो होगा ल्यूटियल फेज़। ल्यूटियल फेज़ क्या है? ल्यूटियल फेज़ या जिसको हम सिक्रेटरी फेज़ भी बोल रहे हैं, ये फेज़ चलेगा 15 से 28 डे तक। इस टाइम पर क्या होगा? 14 डे पर जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुई थी, है ना, जिसमें से सेकेंडरी oocyte निकला था, वो कन्वर्ट हो जाएगी एक येलोइश कलर की बॉडी में जिसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज़ करेगा प्रोजेस्टेरोन को भी, और साथ साथ कुछ टाइम के बाद ईस्ट्रोजन को भी, जो कि इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। यानी कि हमने क्या बोला है कि ल्यूटियल फेस में ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो बना देगा कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा। और प्रोजेस्टेरोन क्यों सीक्रेट करेगा? ताकि एंडोमेट्रियम मेंटेन रहे और इम्प्लांटेशन हो पाए फर्टिलाइज्ड ओवम की। लेकिन अगर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, अगर ओवम स्पर्म के साथ मीट नहीं करता है, फर्टिलाइजेशन नहीं करती है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में एंडोमेट्रियम की ज़रूरत नहीं है, यानी एंडोमेट्रियम के लिए जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो रहा था उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मतलब कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ कर रहा था ये डीजनरेट हो जाएगा। अब प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ नहीं होगा तो इसकी वजह से दोबारा से 28 डेज़ के बाद अगली साइकिल स्टार्ट होगी जिसको हम बोलेंगे दोबारा से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो गया। तो यानी कि जो हमारा फोर्थ फेज था वो था ल्यूटियल फेज, यानी जिसको हम सिक्रेटरी फेज भी बोल रहे हैं, जिसमें ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो रही है कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन इंक्रीज कर रहा है और प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा है। इस टाइम पर LH और FSH का अमाउंट इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि याद कीजिए जो FSH है वो क्या कर रहा है? फॉलिकल्स बना रहा है, और अब अभी नए फॉलिकल्स नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो यूट्रस इस तैयारी में है कि ओवम फर्टिलाइज हो और इम्प्लांटेशन हो, प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो, तो अब फॉलिकल्स का कोई काम नहीं है। तो इसीलिए ये दो हार्मोन्स भी रिलीज अब नहीं हो रहे हैं।
तो दिस वॉज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए एक बार एनसीईआरटी के डायग्राम में इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरा पढ़ेंगे ताकि ये जितना भी हमने पढ़ा है ये समराइज हो जाए और किसी को कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। तो देखिए हुआ क्या था, हुआ ये था कि ये 28 डेज़ की साइकिल है। पहले 5 दिन मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है, जिस मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है कि ये जो एंडोमेट्रियम है ये रप्चर हो रही है और पीरियड्स की फॉर्म में यानी मेंसेस की फॉर्म में वेजाइना से निकल रही है। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला प्रोजेस्टेरोन इसका अमाउंट काफ़ी लो है। इस टाइम पर बाकी सारे हॉर्मोन्स भी काफ़ी लो हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा, सेकेंड फेज होगा फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज मतलब इस टाइम पे ओवरी के अंदर फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं और फॉलिकल्स डेवलप होंगे एक पिट्यूटरी हार्मोन की इन्फ्लुएंस में, जिस हार्मोन को हम बोल रहे हैं एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एफएसएच बढ़ता जाएगा और प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी से मैच्योर फॉलिकल बनता जाएगा। ठीक है, अब 14 डे पर यानी कि जो थर्ड फेज है हमारा 14 या 15 डे पर, जिसको हम ओव्यूलेशन बोल रहे हैं, इस टाइम पर एलएच पीक पर होगा। इसको हम एलएच सर्ज भी बोलेंगे और एलएच सर्ज होने की वजह से ओव्यूलेशन होगी, यानी कि ये मेच्योर फॉलिकल रप्चर करेगा और इसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। अब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, इसके बाद वाला जो फोर्थ फेज है इसको हम बोलेंगे ल्यूटियल फेज या फिर सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज में क्या होगा, ल्यूटियल फेज में क्या होगा, ये जो फॉलिकल था, ग्राफियन फॉलिकल था जो रप्चर हो चुका है, इसकी बची कुची लेयर एक येलो कलर का स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट इंक्रीज करेगा। क्यों? ताकि एंडोमेट्रियम मेंटेन रहे और फर्टिलाइज्ड ओवम एंडोमेट्रियम के ऊपर आकर इम्प्लांट हो जाए। ठीक है, पर जैसे ही लास्ट डेज तक भी 26-27 डे तक भी ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो अब एंडोमेट्रियम का कोई काम नहीं है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स में और ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये डीजनरेट होना स्टार्ट होगा तो प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जब प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा मतलब ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो एक साथ मिलकर इस एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहे थे, जब इसका अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा तो अगली साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा था कि ये जो प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो रहा है ये कॉर्पस प्रीवियस साइकिल की कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेशन होने की वजह से रिलीज हो रहा है। आई होप आपको अब ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि प्रीवियस साइकिल में जो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो रहा है उसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो रहा है और इसीलिए अगली साइकिल में मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बाय क्यूल्स फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।